नाउ लेट अस डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विशेषताएं हैं जो इसको बिल्कुल अलग बनाता है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेस्ट फीचर्स थे, बहुत अच्छी जो विशेषताएं थी, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसीलिए इसके अंदर यूनिकनेस है, यानी सबसे अलग है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दूसरे देशों के बेसिक फीचर्स ही लिए गए हैं, बल्कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें भी ध्यान में रखकर डाली गई हैं जो कि इंडियन पीपल जो थे, जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उसका भी कुछ हमें सुझाव दिया जाए। अगला जो है वो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान है। इट हैज़ 395 आर्टिकल्स। इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। 12 शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड 22 पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया और ड्राफ्ट किया गया। अगला जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिखित दस्तावेज़ है, जो भी चाहे वो पढ़ सकता है, जो उसके बारे में जानकारी लेना चाहे वो ले सकता है। और ये रिटन और ड्राफ्ट जो किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ये सब आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा साहेब अंबेडकर। और जो इसके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हम चाहें तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी बोल के ही लोगों को समझाया जाता है। अगला जो फीचर है वो है रिजिड और फ्लेक्सिबल। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड मीन्स कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फालतू चेंजेस नहीं किए जा सकते जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो या फिर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए हो। इसका मतलब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कठोर है। और साथ ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी फीचर्स डाले गए हैं जिससे जो कि इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, यानी इट कैन बी अमेंडेड ईजीली ऑल्सो, बट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है। देयर आर 3 प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल डिस्कस दीज अमेंडमेंट प्रोसीजर्स लेटर आफ्टर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस प्रिएम्बल में ये बताया गया है कि हमारा देश जो है वो पूरी तरह से सोवरेन है, यानी अपने खुद के इंटरनल मैटर्स पर डिसीजन लेने के लिए हमारे को कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, हमारे देश को कोई भी दूसरा देश कंपेल नहीं कर सकता, यानी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इसके बाद सोशलिस्ट। हमारे देश में इक्वालिटी सभी को दी गई है और सोशलिज्म यानी सामाजिकता हमारा एक प्रमुख नियम है। अगला है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि हमारे देश में सभी धर्म एक समान है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म के साथ या किसी एक विशेष धर्म के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता। अगला है डेमोक्रेटिक, यानी हमारे देश की जो सरकार है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है और लोगों की भलाई के लिए ही काम करती है। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, दैट इज़ अवर प्रेसिडेंट, he or she is elected
indirectly by the people of India and from among the people or citizens of India। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो लोगों के द्वारा ही इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और अगला जो फीचर है वो है हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल्स पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि क्लोज रिलेशनशिप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच होता है। अब ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या है? लेजिस्लेचर वो बॉडी है हमारी पार्लियामेंट की जो कि रूल्स और लॉज बनाती है, यानी कोई भी लॉ अगर हमारे देश में निर्धारित करना होता है तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है। और एग्जीक्यूटिव वो फंडामेंटल बॉडी है हमारे देश की सरकार की जो कि जिसके द्वारा जो लॉज और रूल्स बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा वो एनफोर्स किए जाते हैं, यानी लागू किए जाते हैं। वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी निर्धारित किया, हमारे देश के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट कहलाते हैं। बिसाइड्स ही इज़ द हेड ऑफ द कंट्री बट ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सभी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने के लिए फ्री हैं, जबकि हमारे प्रेसिडेंट हैं ही इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को पर ही कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। पहले उनकी सलाह पर विचार विमर्श करना होता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद आता है हम रियल नॉमिनल हेड इज़ प्रेसिडेंट एंड रियल हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज़ फेडरल एंड यूनिटरी स्टेट। अलॉन्ग अगेन अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज़ means that the powers are divided along between the center and the states. जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से ही काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी यूनियन गवर्नमेंट के लिए हुए डिसीजंस के आधार पर ही अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारी डायरेक्शंस हैं या जो भी निर्धारित मूल्य हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ही पूरे फाइनलाइज करती है। और फेडरल जो स्टेट है उसमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट पावरफुल होती है, लेकिन हमारे देश में क्योंकि दोनों ही लेवल्स पर अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं तो हमारे देश में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में फेडरलिज्म भी है और एक यूनिटरी स्टेट भी है। यूनिटरी स्टेट का मतलब है कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन में हस्तक्षेप कर भी सकती है अगर लोगों की भलाई के लिए वो काम हो। और ऐसा भी कई बार होता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो खुद के डिसीजंस लिए गए हैं वो स्टेट में आराम से लागू किए जा सकते हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो कई बार क्योंकि पावरफुल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो मानने पड़ते हैं। दैट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोथ फेडरल फीचर एज वेल एज यूनिटरी फीचर। Our constitution is universal adult franchisee. That means all the citizens who are 18 or above 18 years of age can vote in the elections without any discrimination. ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के नाम से। सभी नागरिक जो कि 18 साल या 18 साल से बड़ी उम्र के हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी भी धर्म, जाति या कस्टम के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में
जो नागरिक हैं वो दो सिटीज़नशिप्स यानी नागरिकता ग्रहण किए होते हैं। सबसे पहला, जिस वो स्टेट में रहते हैं वहाँ के भी नागरिक हैं और साथ ही यूएस के भी नागरिक हैं। जबकि हमारे देश में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीज़नशिप यानी एकल नागरिकता है। हमारे देश का नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी जगह पर रहता हो, वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। देयर इज़ नो सिटीजनशिप इन द नेम ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट फीचर इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दैट मीन्स आवर जुडिशियल सिस्टम, दैट मीन्स द न्याय प्रणाली, हमारे देश में न्याय व्यवस्था जो है वो एक हायरार्कियल ऑर्डर यानी एक वर्गीकृत क्रम में है। सबसे हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके अंडर सभी राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री and under Supreme Court, under high courts there are lower or subordinate courts at the district level, and there are also some governing bodies at village level also.